नमस्कार बच्चों। तो आज फिर से हम लोग अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास। तो पिछले लेक्चर पे हम लोग ने देखा था मोशन को, एक क्विज़ हुई थी और बहुत अच्छा सभी ने रिस्पांस दिया। क्लास 10th के बच्चे भी उसमें रिस्पॉन्ड कर रहे थे, क्लास 9th के बच्चे पूरा पार्टिसिपेशन कर रहे थे। बहुत अच्छी क्विज़ थी। तो कल हमने कहा था कि आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्योंकि क्लास 9th का कल पार्टिसिपेशन ज़्यादा अच्छा था, इसलिए आज हम लोग एक 9th का फिर से चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और उस चैप्टर का नाम है मोशन। मोशन नहीं, उस चैप्टर का नाम है मोशन तो हो गया था, उस चैप्टर का नाम है मैटर। तो केमिस्ट्री में हम लोग आज पढ़ेंगे मैटर और मैटर के आगे की चीज़ पढ़ेंगे। तो देखिए, केमिस्ट्री में मैटर हम कहाँ तक बता चुके थे, हम पहले आपको ये बता दें। तो मैटर हम जो बता चुके थे, तो मैटर में हमने आपको सॉलिड लिक्विड स्टेट बताई थी, गैसेस स्टेट बताई थी, प्लाज्मा बताया था, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट बताया था। ये 5 स्टेट्स ऑफ मैटर बताई थी, जिसमें से 3 को बहुत ज़्यादा डिफाइन किया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस को। सभी की प्रॉपर्टीज़ बताई थी, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। किसी की वॉल्यूम, किसी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, किसी की डेंसिटी कम होती है। तो किसी में ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, किसी में कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, ये सब चीज़ें हमने बात करी थी। उसके बाद हमने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि कन्वर्जन कैसे होता है। कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, मतलब हमको अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट को चेंज करना है, जैसे मान लीजिए सॉलिड है हमारे पास, सॉलिड से हमको लिक्विड बनाना है तो कैसे बनाएंगे। अगर लिक्विड है, लिक्विड से गैस बनाना है तो कैसे बनाएंगे। या मान लीजिए सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन रही है तो प्रोसेस क्या होगा और कैसे होगा। तो उसके हिसाब से आज बात करेंगे, उसी चीज़ की आज चर्चा करेंगे हम लोग। उसको कहते हैं कन्वर्जन या इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। मतलब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, या गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए क्या होता है। तो पहले बता देता हूँ मैं आपको, एक छोटा सा फिगर बनाता हूँ। एक सॉलिड है यहाँ पे, इधर लिक्विड होता है और इधर मान लीजिए यहाँ पे क्या है, गैस है। जब प्रोसेस सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन का होगा, मीन्स द सब्सटेंस इज सॉलिड एंड इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। क्या कहते हैं इसको कहते हैं मेल्टिंग, या इसको कह सकते हैं फ्यूजन। तो 2 इसके नाम होते हैं, इसको कह सकते हैं मेल्टिंग और इसको कह सकते हैं फ्यूजन। आप लोग ने बर्फ देखी होगी, आइस जिसको कहते हैं। तो आइस जब वाटर में कन्वर्ट होती है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस ही तो कहते हैं। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए मेल्टिंग ऑफ आइस कैसा प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है कि केमिकल प्रोसेस है, तो यहाँ पे बात आती है 2 तरीके के प्रोसेस की भी, वो भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। एक होता है फिजिकल प्रोसेस और एक होता है केमिकल प्रोसेस। ठीक है, ये 2 तरीके के प्रोसेस होते हैं, फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस। देखिए, कोई अगर ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिर्फ फिजिकल चीज़ें चेंज हो रही हैं, फिजिकल चीज़ें मतलब जिसमें स्टेट चेंज हो रही हो, जिसमें उसका शेप चेंज हो रहा हो, तो ऐसे प्रोसेसेस को क्या कहते हैं, फिजिकल प्रोसेस कहते हैं। जैसे यहाँ पे जब आप देखेंगे सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन हो रहा है, जैसे मान लीजिए आइस है, कन्वर्जन ऑफ, या इसमें एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा मेल्टिंग ऑफ आइस या बॉइलिंग ऑफ वाटर। अब देखिए, मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या है कि अभी हमारे पास आइस थी और वो मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में। अब कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें जो चीज़ बनी, जो प्रोडक्ट बना, उसको फिर से रिएक्टेंट के फॉर्म में ला सकते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है फिजिकल प्रोसेस। मतलब जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज हो रही हो, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज ना हो रही हो। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो आइस की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई, आइस का क्या चेंज हुआ, आइस का स्टेट चेंज हुआ और वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। तो दोज प्रोसेसेस इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, and those process in which the chemical properties as well as might be physical also, but it is important that chemical property of some substance should चेंज। जैसे अगर बात करी जाए, मान लीजिए आपने एक पेड़ काट दिया, हरा भरा पेड़ था और उसको आपने क्या कर दिया, तोड़ दिया या काट दिया, तो क्या होगा, वो अगर आपसे पूछा जाए वो कैसा प्रोसेस है, तो आप कहेंगे इट इज़ नॉट अ फिजिकल प्रोसेस। वो लगेगा कि फिजिकल है, काटा, इसका मतलब क्या हुआ, फिजिकल हुआ, लेकिन वो फिजिकल नहीं है। वो कैसा प्रोसेस है, वो केमिकल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि पहले उसमें कोई ना कोई रिएक्शंस हो रही थी, फोटोसिंथेसिस हो रही थी, रिएक्शंस हो रही थी, जिसकी वजह से उसकी पत्तियां हरी थी। जब आपने उसको काट दिया तो क्या अब कोई रिएक्शंस ऊपर हो पाएंगी, क्या फोटोसिंथेसिस हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। इसका मतलब आपने क्या कर दिया, चेंजेस कर दिए। कैसे चेंजेस कर दिए, केमिकल चेंज आपने कर दिया। एक कुछ और एग्जांपल देते हैं, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड। आपने खाना खाया,
खाना जब आप खाते हैं तो खाना कहाँ जाता है? पेट में जाता है, पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन जाता है और फिर वो निकल जाता है बाहर वेस्ट के फॉर्म में। तो जो डाइजेशन होता है खाने का, जो खाने का डाइजेशन है, अगर आपसे पूछा जाए डाइजेशन ऑफ फूड कैसा प्रोसेस है, तो वो फिजिकल प्रोसेस नहीं है, वो केमिकल प्रोसेस है। क्योंकि आपने जो खाना खाया वो अंदर जाके पेट में जाके क्या हो रहा है? पच रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, और डाइजेस्ट होने के बाद क्या उसको फिर से फूड में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वो कैसा प्रोसेस हुआ? वो हुआ केमिकल प्रोसेस। तो ये केमिकल चेंज होता है और दूसरा क्या होता है? फिजिकल चेंज। लेकिन मान लीजिए आपसे आता है कटिंग ऑफ वुड या टीयरिंग ऑफ पेपर, ये कैसा प्रोसेस होगा? तो ये फिजिकल प्रोसेस होगा, क्योंकि इसमें कोई केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व नहीं हो रही है। तो बात करते हैं हम लोग चेंज की। तो फिजिकल और केमिकल आपको दो चेंज हमने बताए। तो यहाँ पे अब आप लोग को देखना है कि सबसे पहला जो हम लोग चेंज देखने जा रहे हैं वो पहला चेंज क्या है? सॉलिड से लिक्विड में। जब भी याद रखिएगा कि जब भी कोई भी स्टेट चेंज होती है, याद रखिए कि जब भी क्या होगी? स्टेट चेंज होगी। तो स्टेट चेंज कब होती है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। कांस्टेंट क्या रहना चाहिए? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तभी स्टेट चेंज होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए एक आइस है, यहाँ पे सॉलिड का एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये आइस है, बर्फ का टुकड़ा है, ठीक। अब आपको पता है कि ये कितने डिग्री पे मेल्ट होगी। अगर आपसे पूछा जाए ये मेल्ट कितने डिग्री पे स्टार्ट होगी, तो आइस 0 डिग्री सी पे फ्रीज हो जाता है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है। तो अगर बोला जाए मेल्ट कितने पे होगा, तो अगर इसको बाहर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे रख दें तो ये क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्या ये 25 डिग्री सी पे इसका स्टेट, इस आइस का स्टेट 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? तो ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? वाटर में। 25 डिग्री सेल्सियस में किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर पे। लेकिन अगर पूछा जाए यही आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है, यही आइस किस पे है? 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो 0 डिग्री इसका क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट होता है। 0 डिग्री पे क्या रहेगी? आइस रहेगी। लेकिन अगर अबव 0 डिग्री सेल्सियस है, मान लीजिए 1 डिग्री सेल्सियस है, 2 डिग्री सेल्सियस है, तो उसमें ये किसमें कन्वर्ट होने लग जाएगी? वो कन्वर्ट होने लग जाएगी किसमें? वाटर में, ठीक है। तो अगर अब मेल्टिंग पॉइंट अगर आते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट हर एक चीज़ का अलग अलग होता है। जिस टेम्परेचर पे एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, दैट फिक्स टेम्परेचर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट फिक्स टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास, आइस को छोड़ते हैं, आइस के बाद अगर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास आयरन है, ठीक। आयरन है, आयरन मतलब लोहा है मान लीजिए हमारे पास, तो ये आयरन का एक पीस है, ठीक। अब इसको हमने यहाँ से हीट करना स्टार्ट किया। मान लीजिए इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और इसका जो टेम्परेचर हुआ वो 600 डिग्री सेल्सियस हो गया। कितना हो गया? 600 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अभी ये पिघल नहीं रहा है, अभी ये मेल्ट नहीं हो रहा है। हमने और टेम्परेचर बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया और धीरे धीरे जाके ये मान लेते हैं कुछ 1400 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो गया। कितना हो गया? इस बॉडी का, इस आयरन पीस का टेम्परेचर हो गया 1400 डिग्री सेल्सियस। मान लेते हैं इसका, अगर इस आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1500 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 1500 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है। मतलब जब ये आयरन पीस इतने टेम्परेचर पे पहुंचेगा तो ये क्या होने लग जाएगा? ये पिघलने लग जाएगा, मतलब ये पिघल जाएगा, ठीक। अब 1400 डिग्री सेल्सियस पे पूछा जाएगा आपसे कि इसका स्टेट क्या रहेगा, तो इसका स्टेट रहेगा सॉलिड। लेकिन अगर आपसे पूछा था 1500 डिग्री सेल्सियस पे इसका स्टेट क्या रहेगा, तो इसका स्टेट क्या हो जाएगा? स्टेट हो जाएगा इसका लिक्विड। वैसे ही यहाँ पे भी होता है। तो सॉलिड से लिक्विड में जो कन्वर्जन होगा, दैट प्रोसेस वुड बी कॉल्ड मेल्टिंग, या उसको हम लोग बोल सकते हैं फ्यूजन। तो आपने ये देखा कि ये किस टेम्परेचर पे होती है, ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे होता है। जैसे इस केस में फिक्स टेम्परेचर क्या था? 1500 डिग्री सी था। तो हमेशा एक किस पे होता है? ये एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है, और फिक्स टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। दैट फिक्स्ड टेम्परेचर, दैट फिक्स्ड टेम्परेचर एट विच मेल्टिंग टेक प्लेस, इट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। लेकिन याद रखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट जब भी आप डिफाइन करेंगे तो आपको एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखना बहुत जरूरी है। जैसे मैं एक बार फिर से इसकी पूरी डेफिनेशन बोल देता हूं। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। आई होप आप लोग ये बात अब समझ गए होंगे कि सॉलिड किस में कन्वर्ट हुआ? लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। किस एटमॉस्फेयर, किस प्रेशर पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे वो कन्वर्जन हो रहा है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। अब इसके बाद बात आती है, चलिए ठीक, इतनी चीज क्लियर हो गई होगी।
तो अगली बात आती है, आज वैसे आप लोगों ने शायद बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी हो, थोड़ा सा आज लेट भी हो गया है लेक्चर, कोई बात नहीं। अब आगे से हम थोड़ा सा टाइम चेंज करेंगे। अब ये सोच रहे हैं कि 8 बजे का टाइम रहेगा, आप लोग टाइम मैसेज कर दीजिएगा क्या टाइम आप लोग चाह रहे हैं, तो उतने ही टाइम पे अब आगे से लाइव लेक्चर्स लिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सॉलिड था, लिक्विड था, और यहाँ क्या थी, गैस थी। अब आपने देखा जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ उस प्रोसेस को क्या बोला गया, मेल्टिंग बोला गया या फ्यूजन बोला गया। मान लेते हैं लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है, ठीक। जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगी उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे उसको, वेपराइजेशन, या इसको और भी कह सकते हैं, इसको बोल सकते हैं बॉइलिंग, ठीक है। लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होती है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं वेपराइजेशन, या उसको कह सकते हैं बॉइलिंग, ठीक। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आता है जिसको बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे एक नया वर्ड आएगा जिसको क्या बोला जाएगा, जिसको बोला जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। अब ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर है, एक ऐसा फिक्स्ड टेम्परेचर है जिसमें लिक्विड किसमें कन्वर्ट होने लग जाता है, गैस में। द लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू गैसियस स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो आपको वेपराइजेशन समझ में आया, वेपर्स में कन्वर्ट होना या गैस में कन्वर्ट होना। गैस अगर मान लेते हैं वाटर होगा तो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, कोई और चीज होगी तो उसके वेपर्स में कन्वर्ट होएगा। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये लिखना बहुत जरूरी है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड वेपराइजेशन और बॉइलिंग। And the temperature and the constant temperature at which this liquid starts converting into gaseous state, याद रखिए starts converting into gaseous state is called boiling point। अब मान लेते हैं आपसे पूछा जाता what is the boiling point of water, तो याद रखिएगा वाटर के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 373.15 केल्विन। जब आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो शायद वो 16 यहाँ दिया हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं रहती है। जब इसको अप्रोक्सीमेशन में देखते हैं, डिग्री सेल्सियस में देखते हैं, अभी मैं कन्वर्जन बताऊंगा कैसे होता है। तो डिग्री सेल्सियस में क्या लिखा जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस, कैपिटल सी रहता है, सेल्सियस नाम से है, सेल्सियस एक साइंटिस्ट हैं, उन्हीं के नाम पे ये सेल्सियस स्केल बनाई गई है। तो आपने देखा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या था, 373.15 केल्विन, या इसको लिख सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे एक और चेंज होता है, स्टेट का एक और चेंज होता है जिसको हम लोग कहते हैं सॉलिड से गैस। गैस से सॉलिड अभी नहीं बताएंगे हम आपको, अभी पहले बताते हैं सॉलिड से गैस। अब यहाँ पे आपने देखा सॉलिड से किस में चेंज हो रहा था, लिक्विड में। लिक्विड से किस में चेंज हो रहा है, गैस में। अब गैस से सॉलिड भी होता है, कोई भी चीज गैसियस फॉर्म में है तो वो सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन उससे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा कि सॉलिड जब गैस में कन्वर्ट होता है तब क्या होता है। तो देखिए जब गैस सॉलिड में कन्वर्ट होगा, मतलब यहाँ पे लिक्विड स्टेट में वो कन्वर्ट नहीं हुआ। आपने देखा होगा नैप्थलीन बॉल्स, नैप्थलीन बॉल्स क्या होती है पहले बता दूं, आपने कपूर देखा होगा, ठीक है। तो कपूर में क्या होता है, कपूर एक सॉलिड फॉर्म में होता है, व्हाइट कलर का होता है, पूजा में हमेशा यूज करते हैं। तो उसको अगर बाहर रख दिया जाए तो क्या होगा, वो धीरे धीरे करके पिघल जाता है। पिघल जाता है इन द सेंस वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वो कभी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। आप लोग ने नैप्थलीन बॉल्स देखी होगी, अक्सर टॉयलेट में यूज करी जाती है खुशबू के लिए, और कभी कभी कपड़ों में भी डाली जाती है कि उसमें कीड़े वीड़े नहीं लगते हैं आसपास। तो उसमें भी जब आप देखेंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में होती है, वाइट कलर की होती है सॉलिड फॉर्म में, और उसमें जब आप देखेंगे तो होगा क्या, वो सॉलिड सीधे सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस में, वेपर्स में कन्वर्ट होता है, और वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। तो ये जो प्रोसेस फॉलो हो रहा है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली इनटू गैसेस स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट। मतलब लिक्विड स्टेट में नहीं आया, सीधे सीधे सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो गया, गैस में। तो जब ऐसा होगा कि सॉलिड से डायरेक्टली वो चीज गैस में कन्वर्ट हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे सब्लिमेशन। तो वहां पे लिक्विड में कोई भी चीज नहीं आती, ये चीज याद रखिएगा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सब्लिमेशन। अब देखिए इसके बाद जो हमको पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है इसके अपोजिट। मतलब लिक्विड से जब सॉलिड में कन्वर्ट होगा तब क्या होगा, सॉलिड से गैस में हो गया, गैस से सॉलिड होगा तो क्या होगा, गैस से लिक्विड होगा तो क्या होगा। तो एक एक करके मैं सबको बता देता हूं आपको। एक बार आप इसको देख लीजिएगा। फ्यूजन का मतलब, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं कि फ्यूजन का मतलब शायद ये था
कि लिक्विड से सॉलिड का कन्वर्जन, जबकि लिक्विड से सॉलिड से कन्वर्जन जब होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विड से सॉलिड में जब कन्वर्जन होता है तो उसको हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट वहां पे आता है। लेकिन इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि फ्यूजन क्या था। फ्यूजन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। फ्यूजन मतलब या तो मेल्टिंग होता है, या तो फ्यूजन मतलब होता है, फ्यूजन मतलब वैसे होता है जुड़ना, ठीक है। तो बॉन्ड्स का जुड़ना हो सकता है ये फ्रीजिंग में आए, ठीक है। आप एक बार देख लीजिएगा फ्यूजन मतलब क्या होता है। वैसे फ्यूजन का मतलब जुड़ना होता है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलत कर दिया था इसको आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए अब आते हैं अगले टॉपिक पे आते हैं। इसी का मैं आपको उल्टा बताता हूं कि इसके अपोजिट्स अगर होते तब क्या होता। देखिए अपोजिट का मतलब ये हुआ कि अभी तक जो साइकिल थी वो कुछ ऐसे चल रही थी, अब साइकिल उल्टी चलेगी। कैसे चलेगी? मान लेते हैं कोई भी चीज लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, तो जब चीज लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगी, जैसे मान लीजिए आपके पास पानी था, पानी को आपने फ्रीजर में डाला तो पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पानी कन्वर्ट हो जाएगा आइस में। वाटर विल कन्वर्ट इनटू आइस। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? बोलते हैं फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। तो दोनों चीज बोल सकते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। तो आपको ये पता चला यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू सॉलिड स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग। अगर वाटर की बात करी जाए, जैसे वाटर है, मान लेते हैं लिक्विड की जगह क्या है? वाटर है। वाटर को जब कूल करेंगे तो एक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? तो इस प्रोसेस को बोला जाएगा, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग ऑफ वाटर। फ्रीजिंग ऑफ वाटर। अब याद रखिए, हमने अभी आपको बताया कि कभी भी कोई भी स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज होती है तो वो हमेशा एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है। तो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। यहाँ पे वो कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा? यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होती है? 0 डिग्री सेल्सियस होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ये लिक्विड से गैस हो गया था, तो गैस से लिक्विड पे आते हैं। कोई भी हमारे पास गैस है, मान लेते हैं हमारे पास, आप लोग ने देखा होगा कोहरा, आप लोग ने देखा होगा, फॉग देखी होगी, या और आसान अगर भाषा में बोलें तो आप लोग ने देखा होगा गर्मियों में जब हम लोग पानी को ग्लास में डालते हैं तो ग्लास के इर्द गिर्द, पूरे ग्लास की पेरीफेरी पे, किनारे पे, एरिया पे क्या हो जाता है? कुछ लिक्विड आ जाता है, पानी की कुछ बूंद आ जाती है। तो वो क्यों आ रही है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कहलाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। क्या कहेंगे उसको बोलेंगे कंडेंसेशन। वहां पे क्या हो रहा है? वहां हो रहा है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्यों हुआ? अब इस चीज को आप समझिए। जब पानी था, पानी उसके अंदर हमने ठंडा डाला तो जो बाहर का टेम्परेचर था वो क्या हो गया? जो ग्लास के बाहर का टेम्परेचर है, जो ग्लास का टेम्परेचर था वो तो ठंडा हो गया, लेकिन आउटर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या था? आउटर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा था। और हीट किधर से किधर फ्लो करती है? आउट से इन, मतलब बाहर, जो बाहर हीट ज्यादा है उधर से हीट अंदर आने की कोशिश करेगी और बाहर क्या क्रिएट कर देगी? बाहर बुलबुले क्रिएट कर देगी। बाहर क्या क्रिएट कर देगी? बाहर लिक्विड के ड्रॉपलेट्स क्रिएट कर देती है। तो उस प्रोसेस को क्या बुलाता है? उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन समझ में आ चुका होगा। कंडेंसेशन आपको फिलहाल ये समझना है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैसेस स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड, या इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ज्यादातर प्रोसेस में आपको सिर्फ 2 प्रोसेस में मेन ये लिखना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक बॉइलिंग के टर्म्स में लिखना होगा, एक फ्रीजिंग पॉइंट के टर्म्स में लिखना होगा। बाकी में अगर आप जैसे सब्लिमेशन है तो सब्लिमेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, वहां पे कांस्टेंट टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती है। तो कंडेंसेशन की बात ये हुई। अब कंडेंसेशन और कहाँ होता है? जैसे बादल हैं, जो क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है वहां पे भी कंडेंसेशन का ही काम होता है। तो कंडेंसेशन के एग्जांपल क्या हो गए? फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स हो गया और फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स। अब लेकिन बादल में जब आप देखेंगे तो बादल में वो देखा जाए तो बादल में क्या होता है कि बादल पहले जो वेपर्स गए यहाँ से, तो वेपर जो गैसेस स्टेट, जब पानी उबल, देखिए वाटर साइकिल कैसे चलती है? वाटर साइकिल ये होती है कि पानी बरसा, पानी ग्राउंड पे गिरा, ग्राउंड पे पानी भर गया, धूप निकली तो पानी इवापोरेट हुआ, मतलब पानी गैस में कन्वर्ट हुआ, वो गैस ऊपर गई। अब ऊपर क्या है? ऊपर टेम्परेचर थोड़ा ठंडा है,
तो क्योंकि टेम्परेचर ठंडा था, ऊपर का टेम्परेचर क्या था, जैसे ग्लास के अंदर का टेम्परेचर क्या था, ठंडा था, तो क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर ठंडा था तो क्या होगा, वो जो नीचे से गैस जा रही है वो ठंडी होने लग जाएगी, और जब गैस ठंडी हो जाती है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है। लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा ठंडा टेम्परेचर था, इतना ज्यादा टेम्परेचर ठंडा था कि वो जो लिक्विड था वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, और बादल किधर रह गए, बादल ऊपर रह गए। अब आप ये पूछेंगे कि बादल सर ऊपर क्यों रहते हैं, नीचे क्यों नहीं आ जाते, क्योंकि वो सॉलिड है। ठीक है, तो इसका आंसर ये है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। जब आप पढ़ेंगे सरफेस टेंशन तब आपको बताया जाएगा क्लास 11th में कि बादल हमेशा ऊपर क्यों रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए, कंडेंसेशन दो जगह पे फॉलो हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स में भी फॉलो हो रही है, और दूसरा अगर देखा जाए तो गैस से लिक्विड कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, वो हम लोग ग्लास का जो आउटर सरफेस है उसमें भी हम लोग कंडेंसेशन प्रोसेस को देख सकते हैं। अगर गैस से सॉलिड में देखा जाएगा, अभी हमने बताया था सॉलिड से गैस, तो उसको बोला क्या था, सब्लिमेशन बोला था। जब गैस से सॉलिड देखा जाता है तो इसको बोलते हैं डिपोजिशन, डिपोजिशन, या इसको एब्लीमेशन भी कभी कभी बोल दिया जाता है, एब्लीमेशन। इसके कोई एज सच एग्जांपल्स नहीं है, सिर्फ ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा इसके एग्जांपल आपको मिलेंगे नहीं। आप देखना चाहें तो आप विकिपीडिया में सबको चेक कर सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैसेस स्टेट इनटू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड डिपोजिशन और एब्लीमेशन। तो जब गैस होगी, गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा डिपोजिशन और एब्लीमेशन। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं वैसे हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पे जब बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड CO2 में। ठीक है, तो सॉलिड CO2 का एग्जांपल ये है कि सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड when carbon dioxide gas is being pressurized। बहुत ज़्यादा जब प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोवाइड करते हैं तो वो कैसे बन जाती है, वो ठोस बन जाती है, वो सॉलिड बन जाती है, तो उसको बोला जाता है सॉलिड CO2। तो ये हमारे पास जो पूरा प्रोसेस था, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात आती है इसके बाद टेम्परेचर स्केल्स की। टेम्परेचर स्केल्स बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पता होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इवापोरेशन क्या होता है, वेपराइजेशन क्या होता है, फिर आपको बताऊंगा लेटेंट हीट क्या होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि लेटेंट हीट क्या होती है, वो सब बताऊंगा। लेकिन आज मैं आखिरी चीज आपको बताने जा रहा हूं जिसको बोलते हैं टेम्परेचर स्केल्स। टेम्परेचर स्केल्स। देखिए, मैं आपको दो टेम्परेचर स्केल्स बताऊंगा मेनली, या तीन बता देता हूं। पहली है सेल्सियस स्केल, सेल्सियस, दूसरी है केल्विन, तीसरी है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट की शायद स्पेलिंग गलत हो गई है, वो आप लोग चेक कर लीजिएगा, आप लोग, हमको स्पेलिंग याद नहीं है इसकी, HIET होता है, फ़ारेनहाइट चलिए छोड़िए, उससे हमको कोई मतलब नहीं, इसको लिखते F है। ठीक है, तो सेल्सियस को ऐसे डिनोट किया जाता है डिग्री C में, केल्विन को डिनोट किया जाता है कैपिटल K में, और फ़ारेनहाइट को डिनोट किया जाता है F में। कन्वर्जन बहुत आसान है, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, K = 273 + C। सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, बाकी पूरी कहानी आसानी से हो जाएगी। मतलब केल्विन स्केल बराबर 273 प्लस सेल्सियस स्केल। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपको बताते हैं। मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल है, आपको सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है 50 डिग्री सेल्सियस। कितना दिया है, 50 डिग्री सेल्सियस, और उसको किस में कन्वर्ट करना है, उसको कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो केल्विन की वैल्यू क्या हो जाएगी, केल्विन की वैल्यू हो जाएगी 273 + 50। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 323 केल्विन, है कि नहीं। तो हमारे पास कोई भी सेल्सियस की स्केल होगी, क्या सेल्सियस का टेम्परेचर होगा, उसको हम लोग केल्विन में इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं हमारे पास कोई केल्विन का टेम्परेचर होता, हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 1000 केल्विन है, कितना है, 1000 केल्विन। हमको क्या करना है, हमको सेल्सियस में चेंज करना है। जल्दी सब लोग आप लोग करिए, तो हम फिर इसका आंसर बताएं क्या होगा। 1000 केल्विन को बताइए सेल्सियस में कैसे चेंज करेंगे और क्या आंसर आएगा। चलिए ठीक, हम बताते हैं। देखिए क्या करना होता है, K = 273 + C लिखना है। K कितना दिया हुआ है, 1000, तो यहाँ पे कर दीजिए 1000 = 273 + C। इसको उधर भेजेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 - 273 क्या हो जाएगा, = हो जाएगा C। अब तो आप लोग शायद निकाल लिए होंगे इसका आंसर क्या होगा।
तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 माइनस 273, तो ये आ जाएगा 727 क्या डिग्री सेल्सियस। मतलब 1000 केल्विन में कितने सेल्सियस होते हैं? 727 डिग्री सेल्सियस होते हैं। देखिए दिक्कत तब होती है जब बच्चों को निगेटिव में क्वेश्चंस दिए होते हैं, जैसे कोई टेम्परेचर निगेटिव में दिया है, जैसे -5 दिया हुआ है, -10 दिया हुआ है। मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आप लोग चेंज करिएगा। फ़ारेनहाइट बाद में बताएंगे, वो थोड़ी सी बड़ी स्केल है, उसमें एक और फॉर्मूला आता है, बताते हैं भी आपको थोड़ी देर बाद। उससे पहले आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिए इसके। तो क्वेश्चंस देता हूं मैं, आप सॉल्व करके बताइएगा इसके आंसर्स क्या आ रहे हैं आपके। तो पहला क्वेश्चन है -5 डिग्री सेल्सियस, किसको कन्वर्ट किसमें करना है? केल्विन में। दूसरा है -273 डिग्री सेल्सियस, किसमें कन्वर्ट करना है? केल्विन में। तीसरा है 270 केल्विन, इसको किसमें कन्वर्ट करना है? डिग्री सेल्सियस में। चौथा है 0 डिग्री सेल्सियस, इसको कन्वर्ट करना है, या 0 डिग्री केल्विन मान लेते हैं, 0 केल्विन है, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। तो जल्दी करिए इसको कन्वर्ट, तो फिर हम लोग इसका आंसर बताएं कि करके कैसे होगा। जल्दी करिए। चलिए पहले का आंसर आ गया होगा, देखिए देखते हैं जिसका आ चुका है उसका सही आया है या गलत आया है। ठीक है, तो -5 डिग्री सेल्सियस है, उसको केल्विन में चेंज करना है हमको। के का फॉर्मूला पता है, के का फॉर्मूला होता है 273 प्लस सी। हमारे पास के का फॉर्मूला है 273 प्लस सी। हमको सी कितना दिया है? -5 दिया है, तो सी की जगह क्या रख देना है? -5 रख देना है। तो ये बन जाएगा k इज इक्वल टू 273 माइनस 5, तो आ जाएगा 268 केल्विन। ये हमारा पहले का क्या आ गया? पहले का हमारा आंसर आ गया। तो केल्विन में कितना आ गया? केल्विन में आ गया 268 केल्विन। दूसरा जवाब देखेंगे तो आई होप इतना आ रहा होगा सबका आंसर। ठीक है, तो अभी फ़ारेनहाइट की बात करते हैं, आप चिंता मत करिएगा, मैं बताऊंगा फ़ारेनहाइट बता के आज की क्लास एंड करूंगा। ठीक है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, और पूरी क्लास जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी, क्योंकि हमको रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं। बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं तो हम पढ़ाना चाह रहे हैं। बच्चे जिस दिन मना कर देंगे कि सर क्लास मत लीजिए, जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि कोई बच्चा मेरी क्लास नहीं देख रहा, जब तक एक बच्चा क्लास देखेगा तब तक मैं क्लास ऐसे ही लेता रहूंगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हम भी आपके साथ बने रहेंगे, और पढ़ाई का सब लोग मजा लेते रहिए। तो देखिए दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है -273 डिग्री सेल्सियस, और उसको किसमें कन्वर्ट करना है? केल्विन में कन्वर्ट करना है। ये भी बहुत आसान है। देखिए फिर से फॉर्मूला रख दीजिए, k इज इक्वल टू 273 प्लस सी। हमको क्या दिया हुआ है? सी दिया हुआ है कितना? -273, तो हम यहाँ रख देते हैं -273, तो क्या बन जाएगा? 273, सी की जगह रख देते हैं -273, कट गया, क्या आंसर आ गया? 0। तो केल्विन कितना हो गया? 0। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया? 0 केल्विन। तो ये भी आप लोग का आ गया होगा शायद कि बी वाले का आंसर क्या है? 0 केल्विन है। सी वाले का स्टार्ट करते हैं, सी वाले का सॉल्व करके देखते हैं सी वाले का आंसर क्या है। तो सी वाले का 270 केल्विन दिया है, उसको सेल्सियस में चेंज करना है, तो हमको पता है k इज इक्वल टू 273 प्लस सी होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको देखना यह है कि दिया क्या है? दिया है केल्विन। कितना केल्विन दिया है? 270, तो यहाँ क्या रखेंगे? यहाँ रखेंगे 270 इज इक्वल टू 273 प्लस सी। इसको भेज दीजिए इस तरफ की ओर। जब आप इस तरफ भेजेंगे तो ये बन जाएगा 270 माइनस 273 इज इक्वल टू सेल्सियस। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आ जाएगी -3। तो आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आ गया -3 डिग्री सेल्सियस। कहीं कहीं अगर गलती हो जाती है हमसे, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए या कोई भी ऐसी छोटी मोटी गलतियां हो जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, मैं अगले लेक्चर में उसको सही कर दूंगा। या आपका कोई डाउट रह जाया करे तो वो सब चीज जरूर आप लिख दिया करिए। हर चीज देखी जाती है, मैं हर चीज देखता हूँ, सब सही कर दूंगा। ठीक है, तो k इज इक्वल टू 273 प्लस सी। फिर से आ गया, k कितना दिया था? 0 दिया हुआ था। जब k 0 हम लोग यहाँ रख देते हैं, k की वैल्यू 0, तो हो जाएगा 273 प्लस सी। इसको आप इधर भेज देंगे, इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 0 माइनस 273 इज इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू क्या आ गई? -273। ये हो गया हमारा सेल्सियस का आंसर। तो आपने देखा हमने कैसे 4 क्वेश्चन किए, बाकी एनसीईआरटी में कई सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब आपके लिए वो क्वेश्चंस बहुत आसान होने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा। उससे पहले मैं इसको बताने से पहले, फ़ारेनहाइट स्केल को बताने से पहले, जितने लोगों को बात समझ में आ रही है वो जल्दी से यस सर लिखें। तो मैं एक छोटी सी बात और आप लोग को बता दूं, पहले जल्दी लिखिए यस सर।
तो चलिए अब थोड़ा सा एक और आपको बात बताते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा स्टेट ऑफ वाटर, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन में रहेगा व्हाट इज द स्टेट ऑफ वाटर, मतलब वाटर किस स्टेट में होगा, लेकिन टेम्परेचर दिया रहेगा। मान लेते हैं पहला ऑप्शन है -4 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। ये 4 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे, आपको बताना है कि वाटर की स्टेट क्या होगी। एक और ऑप्शन ले लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला, ऐसा ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो चलिए पहले का आंसर बताइए जल्दी से कि -4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या रहता है, कैसे स्टेट में रहता है, सॉलिड रहता है, लिक्विड रहता है, गैस रहता है, कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बन जाता है या प्लाज्मा बन जाता है, क्या हो जाता है वाटर। तो वाटर -4 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा सॉलिडिफाई। तो कैसा स्टेट हो जाएगा इसका हो जाएगा सॉलिड स्टेट, क्योंकि हमने बताया था जो वाटर होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब जैसे ही पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री होता है वो क्या होता है, वो जम जाता है, मीन्स इट फ्रीजेस, तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो -4 क्योंकि उससे और कम टेम्परेचर है। अच्छा ये चीज आपको बता दें कि 0 टेम्परेचर ज्यादा है कि 4 टेम्परेचर ज्यादा है कि -4 टेम्परेचर ज्यादा है। तो याद रखिए सबसे ज्यादा टेम्परेचर कौन सा होगा 4, उससे ज्यादा कौन होगा 0 और सबसे कम कौन होगा -4, ठीक है। तो -4 टेम्परेचर क्या होगा, सबसे कम होगा, ये 0 से भी कम है। तो -4 टेम्परेचर क्योंकि 0 से भी कम है इसलिए सॉलिडिफाई हो जाएगा वाटर। तो वाटर कैसा बन जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में होगा। यहाँ पे देखा जाए तो आपको पता है 0 टेम्परेचर के ऊपर अगर हम लोग जाएंगे, 0 टेम्परेचर के किधर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टेट क्या होगा, स्टेट होगा लिक्विड। अगर 100 डिग्री टेम्परेचर पे देखा जाए तो 100 डिग्री टेम्परेचर पे जो स्टेट होने वाला है वो क्या होने वाला है, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो स्केल होने वाली है, जो टेम्परेचर होने वाला है, वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है वेपर, या इसको बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इस स्टेट पे देखेंगे तो लिक्विड भी होगा और गैस भी होगा, या इसको बोल सकते हैं वाटर वेपर। वाटर वेपर किस स्टेट में होगा, ये होगा वाटर वेपर के स्टेट में। 200 डिग्री सेल्सियस पे अब देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर था थोड़ा बहुत, और वाटर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे उन्हीं को बोला गया था वाटर वेपर। लेकिन 100 जैसे ही 100 से ऊपर टेम्परेचर पहुंचेगा, वो जो वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स थे वो भी गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस गैस में, वाटर गैस में, मतलब उसके अंदर H2O के सिर्फ पार्टिकल्स बचेंगे, वाटर के उसी H2O मतलब वाटर के पार्टिकल्स बचेंगे, लेकिन किस स्टेट में, उसके अंदर लिक्विड टाइप की कोई चीज नहीं होगी, वो स्टीम में ही पूरा हो जाएगा। मतलब उसको कह सकते हैं दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू गैसेस स्टेट। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। गैस बोल सकते हैं या स्टीम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए दोनों में आंसर एक ही है एक तरीके से, इसमें भी स्टीम है और इसमें भी क्या है, स्टीम है, लेकिन हाई टेम्परेचर स्टीम है, और यहाँ पे कितने डिग्री टेम्परेचर की स्टीम है, 100 डिग्री टेम्परेचर की स्टीम है। एक क्वेश्चन आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि किससे तेज जलता है आदमी, 100 डिग्री टेम्परेचर के पानी से या 100 डिग्री टेम्परेचर के स्टीम से। तो 100 डिग्री स्टीम से तेज जलता है, क्योंकि 100 डिग्री स्टीम में 2 तरीके की हीट होती है, जिसमें एक तरीके की हीट जो होती है दैट इज द हीट ड्यू टू टेम्परेचर, और दूसरी जो हीट होती है दैट इज द हीट ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। चलिए ठीक, जब लेटेंट हीट बताएंगे तो डिस्कस किया जाएगा ये सब। 0 डिग्री पे आते हैं तो 0 डिग्री पे पता है जो वाटर होगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या रहेगा, इस टेम्परेचर पे अगर पूछा जाएगा तो आप आंसर लिखेंगे आइस, ठीक है। वाटर भी हो सकता है, लेकिन वाटर मत लिखिएगा क्योंकि 0 डिग्री सी पे आइस ही माना जाता है, वाटर नहीं माना जाता है। 0 डिग्री से ऊपर अगर बोला जाता 5 डिग्री 4 डिग्री 1 डिग्री तो हम लोग उसको वाटर लिख सकते हैं, क्योंकि 0 डिग्री इज द फ्रीजिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट भी हालांकि यही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज है दोनों। फ्रीजिंग पॉइंट भी यही है, और इसी टेम्परेचर पे क्या होती है चीज, मेल्ट भी हो जाती है अगर आप बाहर रख देंगे तो जैसे जैसे 0 डिग्री से कम लेके जाएंगे, 0 डिग्री से टेम्परेचर जब कम होगा तो वो फ्रीज हो जाएगा सब्सटेंस। 0 डिग्री टेम्परेचर से जब वो बढ़ेगा तो वो जो सब्सटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, वो सब्सटेंस मेल्ट हो जाएगा, सॉलिड क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। फ़ारेनहाइट पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और आज के लेक्चर की आखिरी चीज़। सभी लोग अगर एंजॉय कर रहे हो तो ज़रूर यस सर लिखा करिए, थोड़ा सा हमको भी कॉन्फिडेंस आता है, हमको लगता है कि हाँ बच्चे सुन रहे हैं, बच्चे बातों को सही से समझ रहे हैं। और लाइक ज़रूर कर दिया करिए, लाइक करने से हमको भी पता चल जाता है कितने बच्चे रोज़ आते हैं पढ़ने के लिए।
वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो फ़ारेनहाइट की बात करते हैं। फ़ारेनहाइट देखिए ये भी एक तरीके की स्केल होती है। मैं बता देता हूँ, इसमें 180 डिवीजन्स होते हैं। जैसे अगर सेल्सियस स्केल में देखेंगे, डिग्री सी वाली स्केल में, तो वो आपको मिलेंगे 100 डिवीजन्स। कितने डिवीजन होते हैं? 100 डिवीजन्स होते हैं। ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक आता है? 100 डिग्री सी तक आता है। मतलब ये स्केल कहाँ से कहाँ तक चालू होती है? 0 से लेके 100 तक स्टार्ट होती है। केल्विन स्केल देखेंगे तो 273 से स्टार्ट होती है और कहाँ एंड होती है? 373 पे एंड होती है। ठीक है, और अगर आप सेल्सियस स्केल देखेंगे, क्या फ़ारेनहाइट स्केल देखेंगे, तो ये 32 से स्टार्ट होती है और कहाँ पे एंड होती है? ये एंड होती है 212 पे। 212 फ़ारेनहाइट पे ये एंड होती है। तो जब इसमें डिवीजन्स देखेंगे तो कितने मिल जाएंगे? 212 माइनस 32 के कितने डिवीजन्स मिल गए? 180 डिवीजन्स मिले। ठीक, अब देखिए क्या रहा, हम लोग एक फॉर्मूला इससे बना देते हैं। जब तीनों को कंपेयर किया गया तो तीनों को कंपेयर करने से एक फॉर्मूला बना। क्या फॉर्मूला बना? सी, सेल्सियस वाली स्केल देखिए, सी माइनस, हम लोग अगर सबसे ऊपर का टेम्परेचर देखें तो क्या है? 0। सी माइनस 0। डिविजन्स कितने हैं? 100। ठीक, अब आते हैं इस पे केल्विन वाले पे देखते हैं। तो केल्विन वाले पे जब आप देखेंगे तो केल्विन पे क्या है? के माइनस सबसे ऊपर का टेम्परेचर क्या है? 273 अपॉन डिविजन्स कितने हैं? 100 है कि नहीं? फिर से देखिए इस चीज को, ये जो स्केल है ये किसकी है? ये केल्विन की स्केल है। यहाँ पे भी केल्विन लिख देते हैं। ठीक है, तो ये केल्विन की स्केल हो गई, ये सेल्सियस स्केल हो गई, तो ये डिग्री सेल्सियस है, ये फ़ारेनहाइट है, तो इसको F लिख दिया। अब बात समझ में आ रही है? तो देखिए क्या करना होता है स्केल को कंपेयर करने के लिए, हमको कैसे करना है इसको समझिए। हमने सबसे पहले लिखा सेल्सियस स्केल, तो यहाँ पे C आया, C के साथ माइनस किया किसको? 0 को। हम लोग इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, क्योंकि ये कोई टेम्परेचर है जो हम लोग मेजर कर रहे हैं। वही टेम्परेचर केल्विन स्केल पे क्या दिखाई पड़ेगा? वो K दिखाई पड़ेगा। वही टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल पे क्या दिखाई पड़ेगा? F दिखाई पड़ेगा। जैसे मान लीजिए पानी है, पानी को हमने 90 डिग्री सेल्सियस पे लिया, तो यहाँ पे रखेंगे 90। ठीक है, तो केल्विन में उसका आंसर क्या आ जाएगा? कुछ और आ जाएगा, वो केल्विन में आ जाएगा। तो वही हम लोग कर रहे हैं कि C हमारे पास क्या है? C इज द टेम्परेचर दैट वी हैव टू मेजर। ठीक है, वो किस में है? वो डिग्री सेल्सियस में है। K क्या है? K इज द टेम्परेचर दैट वी विल गेट इन विच स्केल? इन केल्विन स्केल। अब देखिए क्या किया हमने, C लिया, C को सब्ट्रैक्ट किया किससे? सबसे छोटी वैल्यू से, तो C माइनस 0 अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स। नंबर ऑफ डिविजन्स कितने थे? 100। 0 से 100 में कितने डिविजन्स हो जाएंगे? 100 डिविजन्स हैं। K केल्विन स्केल, सबसे छोटी नंबर क्या है? 273, तो K माइनस 273। अब आप बताइए कि F में क्या होगा? इसमें इक्वल टू F में क्या लिखें? F के साथ सबसे छोटा नंबर क्या है? 32, तो F माइनस 32 अपॉन बताइए नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं? 1 अपॉन डिविजन्स हैं 180। तो हमको फॉर्मूला क्या मिला? हमको ये फॉर्मूला मिल गया। इसको अगर देखा जाए तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ क्या लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं, कोई 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो C अपॉन 100 इज इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 180। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए पिछले में हमने क्या आपको बताया था? K इज इक्वल टू 273 प्लस C, ये बताया था कि नहीं बताया था? और ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है? ये फॉर्मूला यहीं से तो आ रहा है। अगर इन दोनों को देखा जाए, पहले सिर्फ इन दोनों को देखिए, जब इन दोनों को देखेंगे तो क्या होगा? ये 0 कट जाएगा। अब ये मत सोचेगा कि हम उसको उससे इक्वेट कर रहे हैं, हम इन दोनों को पहले इक्वेट कर रहे हैं। जब इन दोनों को इक्वेट किया तो 100 कट गया, तो C की वैल्यू क्या आ गई? K माइनस 273। तो 273 को उधर भेजा तो K की वैल्यू क्या आ गई? 273 प्लस C। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। वही देखिए हमने वहां पे लिखा है। अब आपको मान लीजिए सेल्सियस में, अब एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं तो आपको शायद ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी। इतना सब लोग पहले कर लें, ना किया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो आपको करना हो जल्दी करिए। देखिए मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ इसका। जैसे मान लेते हैं हमारे पास टेम्परेचर दिया है 50 डिग्री सेल्सियस। कितना दिया है? 50 ना मान के हम कोई पॉजिटिव वैल्यू मानते हैं, जिसका पॉजिटिव में आंसर आए, तो हम मान लेते हैं 100 डिग्री, 100 नहीं, 100 पे तो वो, हाँ चलिए 100 मान लेते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था? हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है? फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है C अपॉन 100। मतलब अब किसको किसको इक्वेट करेंगे? अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे बस।
हमको बीच वाले से कोई मतलब नहीं रह गया। किससे मतलब है? इन दोनों से मतलब है। तो क्या करना है? C/100 इज इक्वल टू F-32/180 का फॉर्मूला यूज करना है। तो C/100 इज इक्वल टू F-32/180। इसको हटा देंगे। अब क्या करेंगे? इसको भेज दें। अब देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, C दिया हुआ है, तो C दिया 100, तो C की जगह क्या रख दीजिए? 100 रख दीजिए। ये और ये भी कट जाएगा, 18 आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बना देगा 180 इज इक्वल टू F-32। 32 को अब इधर भेज दीजिए, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी? 212। आंसर क्या आ गया? 212 फ़ारेनहाइट इसका आंसर आ गया। चलिए कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, अगले टर्न पे उसको डिस्कस कर लिया जाएगा। तो जो पिछले टर्न पे आपने देखा होगा, मोशन का एक क्वेश्चन दिया था, तो उसका आंसर क्या आ रहा है? 125 मीटर आ रहा होता है। हम लोग करते कैसे हैं उसको? उसका एरिया निकालेंगे, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट से एरिया निकल आएगा। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट से उसका एरिया निकाल आएगा। आप देख लीजिएगा एक बार फिर से करके। पैरेलल साइड्स क्या होगी? नीचे जो था 20 था, ऊपर जो इतनी डिस्टेंस थी वो 5 दिखाई पड़ रही थी, और जो हाइट थी वो भी आप देख लेगा शायद 20 थी या 10 थी। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट का जब फॉर्मूला लगाते हैं तो आसानी से हमको एरिया मिल जाता है, और वो जो एरिया ही है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी। यहाँ पे जो आप देखेंगे तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, कमेंट बॉक्स में आप इसका जरूर आंसर लिखिएगा, फिर अगले टर्न पे हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे और कुछ और क्वेश्चंस इसके हम इंपॉर्टेंट आपको बताएंगे, और अगले टर्न पे हम इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे इवापोरेशन, वेपराइजेशन और कुछ छोटी छोटी बातों के साथ। तो देखिए कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। पहला 40 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है? फ़ारेनहाइट में। दूसरा 80 फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है केल्विन में। सी 100 फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। और डी 30 केल्विन को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। अगर आपने ये 4 क्वेश्चन सही से कर लिए तो आपको कभी भी कोई भी स्केल में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। एक और क्वेश्चन चाहे बच्चे बता सकते हैं कि एट विच टेम्परेचर डज सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल शोज सेम रीडिंग। दोनों कैसी रीडिंग्स शो करें? सेम रीडिंग। हमको बताना है कि सेल्सियस स्केल की और फ़ारेनहाइट स्केल की रीडिंग किस टेम्परेचर पे क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। मतलब अगर उतना टेम्परेचर हुआ तो उतना टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में भी वही दिखाएगी वैल्यू, और सेल्सियस में भी वैल्यू वही दिखाएगी। चलिए तो आज ख़त्म करते हैं अपनी क्लास को। कल मिलेंगे आपसे इसी के साथ में। हम लोग कल कोई और टॉपिक डिस्कस किया जाएगा, फिर ऐसे इस चीज़ को करते रहेंगे। लेकिन आज आप लोग टाइम जरूर लिख दीजिएगा कि किस टाइम पे आप इस प्रीमियर लेक्चर को चाहते हैं। जो बच्चे टाइम लिखेंगे और जिनका ज़्यादा टाइम आएगा, मतलब जो ज़्यादा क्वांटिटी में टाइम लिखेंगे, अपना आंसर देंगे, उसी टाइम पे मैं इस लेक्चर को लाने की कोशिश करूँगा। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।